धनवंती वृद्धाश्रम की संचालिका सुशीला जी के साथ लॉन में बैठी कुनकुनी धूप का आनंद ले रही थी। उसकी डॉक्टर नातिन और नातिन दामाद हर तीसरे माह वृद्धाश्रम में आकर यहाँ रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। आश्रम की संचालिका सुशीला देवी धनवंती की सखी हैं, इसलिए धनवंती भी उनके साथ आ जाती है। अचानक धनवंती की नजर सामने बैठे दंपति पर पड़ती है और वह चौंक जाती है। अरे ये तो। इतने में सुशीला जी कह उठती हैं, हाँ धनवंती, तुमने सही पहचाना, ये सेठ रघुकांत जी और उनकी पत्नी शारदा देवी ही हैं। भगवान का भी अजब खेल है। ये वृद्धाश्रम इन्हीं ने बनवाया था और देखो आज इन्हीं इसमें शरण लेनी पड़ी है। सुना है पोते ने सारी संपत्ति अपने नाम करके दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बहू बेटे तो कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। फिर सुशीला ने स्वर को धीमा करते हुए कहा, सुनने में तो यह भी आ रहा है कि उनका एक्सीडेंट भी बेटे ने करवाया था। आखिर गोद लिया हुआ बेटा था ना। सुनकर धनवंती का अंतर्मन चित्कार उठा। नहीं सुशीला, गोद लिए हुए बच्चे को इल्जाम मत दो, दोष तो परवरिश और संस्कारों का है। इतने में परी और राहुल धनवंती के पास आ गए। चलिए नानी माँ, घर चलते हैं। घर आकर धनवंती बालकनी में झूले पर बैठकर ढलते सूरज को देख रही थी। पक्षी तेजी से उड़ते हुए अपने नीड में लौटने को लालायित थे। उतनी ही तेजी से धनवंती का मन भी पिछली यादों की तरफ भाग रहा था। एक दिन दोपहर के समय धनवंती देवी अपने घर की रसोई में थी और उनके पति बाहर बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी देखकर मोहल्ले के लोग चौंक गए। इतने बड़े लोग इस छोटे से मोहल्ले में? गाड़ी से उतरे रघुकांत सेठ और उनकी पत्नी शारदा देवी। उनके पीछे पीछे एक ड्राइवर और एक सहायक भी था। धनवंती जी और उनके पति हड़बड़ा गए। वे दोनों फौरन उठकर बाहर आए। नमस्कार सेठ जी, आप हमारे घर? धनवंती के पति ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे धनवंती जी, अंदर चलकर बात करते हैं, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठते हैं। चाय पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन दोनों पति पत्नी के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, इतने बड़े लोग हमारे साधारण से घर क्यों आए हैं? कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, धनवंती जी, आपके घर उस दिन जो पार्टी में आपकी बेटी सिया से हमारी मुलाकात हुई थी, बस तभी से उसका चेहरा और उसके संस्कार हमारे दिल में बस गए। धनवंती और उनके पति चौंक गए। शारदा देवी आगे बोली, मैं चाहती हूं कि आपकी बेटी सिया हमारे बेटे की जीवन संगिनी बने। वो बहुत ही सुंदर है, सुशील है और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में जो आत्मसम्मान और ममता थी वह मेरे दिल को छू गई। रघुकांत सेठ ने भी हामी भरते हुए कहा, हमने बहुत लड़कियां देखी हैं अपने बेटे के लिए, बड़े बड़े घरों की, ऊंचे खानदानों की, पर जो सादगी, समझदारी और संस्कार हमें आपकी बेटी में दिखे वो कहीं और नहीं दिखे। हमें उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। धनवंती और उनके पति कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मन में कई सवाल उमड़ते हैं। इतने रईस लोग जिनके लिए लड़कियों की लाइन लगी होगी, वे हमारी बेटी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या कोई कारण है या सचमुच किस्मत हमारी बेटी पर मेहरबान हो गई है? धनवंती जी और उनके पति अभी भी स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने खुद को संयत करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, शारदा जी, आपका प्रस्ताव हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन फिर धनवंती जी थोड़ा रुककर बोली, मैं अपनी बेटी सिया से बात करूंगी, उसका फैसला ही आखिरी होगा। हम जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे और इतने बड़े घर से जब रिश्ता आया है तो हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए। सेठ रघुकांत जी और शारदा देवी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर धनवंती जी ने एक और बात रखी, और एक बात और है, मैं आपकी बातों पर विश्वास करती हूँ, लेकिन शादी तो दो लोगों के बीच होती है। मैं चाहूंगी कि पहले मैं आपके बेटे से मिलूं, उसे देखूं, उससे बात करूं, थोड़ा परखना चाहूंगी। शाम ढल रही थी। घर के आंगन में हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। सिया कॉलेज से लौट रही थी, कंधे पर बैग लटकाए, चेहरे पर दिन भर की थकान झलक रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा माँ धनवंती जी चुपचाप बैठी हैं। उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे जो रोज की तरह नहीं थे। पास ही पिताजी भी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सिया ने बैग एक ओर रखते हुए पूछा। धनवंती जी ने सिया को पास बिठाया, उसका हाथ थामा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, आज हमारे घर कुछ खास मेहमान आए थे, सेठ रघुकांत जी और उनकी पत्नी शारदा देवी। सिया थोड़ा चौंकी। वो वही रघुकांत जी
जिनकी हवेली कॉलेज आते आते दिखती है। माँ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वही। उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे। सिया के हाथ से जैसे जमीन खिसक गई हो। वह कुछ पल तो कुछ बोल ही नहीं पाई। आंखें फैल गई, होंठ सूख गए। क्या? मैं? इतने बड़े लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं? वो अंदर तक हिल गई। उसे तो अब तक ये हवेली, कारें, बड़े बड़े गेट, ऊंची दीवारें बस दूर से देखने की चीज लगती थी। ऐसे लोगों के घर की बहू बनना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन माँ, क्यों? मैं तो एक सामान्य सी लड़की हूँ। उन जैसे अमीर, रुतबेदार लोगों की सोच भी अलग होती है। कहीं मैं उस दुनिया में फिट नहीं हो पाई तो? पिताजी ने पहली बार सिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सादगी, तुम्हारे संस्कार, यही तो वो देख कर आए हैं। शारदा जी ने कहा, उन्हें तुम्हारी मुस्कान में सच्चाई दिखी, तुम्हारी आंखों में गहराई दिखी, कोई बनावट नहीं, और यही उन्हें पसंद आया। धनवंती जी की आंखों में नमी आ गई। बेटा, ये फैसला तुझ पर है। हम तुझ पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन जब कोई रिश्ता इतना सम्मान लेकर आए तो उसका मान रखना भी हमारा धर्म है। सोच समझकर फैसला लेना। सिया ने एक लंबी सांस ली। कुछ पल आंखें मूंद कर सोचती रहकर मां की ओर देखा। मां, अगर आप और पापा को लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है तो मैं तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगी कि उस घर की बहू बनकर भी आपकी बेटी बनी रहूं। धनवंती जी ने उसे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में चिंता भी थी, आशीर्वाद भी, और ढेर सारा मां का प्यार। धनवंती जी के पति का नाम हरिदेव प्रसाद था। सिया की शादी की बात पर जब सिया की सहमति मिल गई तो हरिदेव जी ने सेठ रघुकांत जी को फोन किया। नमस्कार सेठ जी, हरिदेव जी ने शालीन स्वर में कहा। हम लोगों ने अपनी बेटी से बात कर ली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बेटे से एक बार मिलना चाहूंगा। आखिर हम अपनी बेटी का जीवन उसे सौंपने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा या तो आप उसे हमारे घर भेज दें या मैं स्वयं आकर मिल लूं। सेठ रघुकांत जी ने तुरंत सहमति जताई। हरिदेव जी, यह बहुत ही उचित बात है। शाम को मेरा बेटा विवेक आपके घर आएगा। आप निश्चिंत होकर उससे बात कीजिएगा। शाम के 6 बजते बजते घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सिया की आंखें खुद ब खुद कुछ पल के लिए ठहर गईं। सामने एक लंबा, सुडौल, आकर्षक व्यक्तित्व खड़ा था। हल्के नीले कुर्ते और सफेद पायजामे में, शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए, बेहद विनम्र और संस्कारी अंदाज। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी, मैं विवेक। विवेक ने झुककर नम्रता से प्रणाम किया, और जब उसने सिया की ओर देखा तो कुछ पल को उसकी आंखें भी ठहर गईं। सिया धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थीं। बैठक में बातचीत शुरू हुई। हरिदेव जी ने कुछ सवाल पूछे। विवेक की पढ़ाई, सोच, भविष्य की योजनाएं, और सबसे जरूरी, परिवार के प्रति उसका नजरिया। विवेक हर सवाल का जवाब बेहद शांति और सच्चाई से देता रहा। वह न केवल स्मार्ट और पढ़ा लिखा था, बल्कि उसमें विनम्रता, गंभीरता और एक सकारात्मक सोच भी झलक रही थी। धनवंती जी बार बार उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं, और हरिदेव जी को भीतर से सुकून मिल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सिया और विवेक को अकेले बातचीत के लिए बालकनी में भेजा गया। हल्की शाम की हवा चल रही थी। सिया ने धीमे से कहा, आपने मुझे देखा होगा पार्टी में, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसे घर के लोग मुझसे रिश्ता करेंगे। विवेक मुस्कुराया। आपको देखकर लगा कि मुझे मेरी जीवन संगिनी मिल गई है, जो सादगी में ही सुंदर है और जिसके संस्कार उसकी आंखों से झलकते हैं। सिया थोड़ा शर्मा गई, फिर एक हल्की सी हंसी के साथ बोली, तो क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? विवेक ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, पूरे दिल से। सिया का चेहरा खिल उठा। वह आज पहली बार अपने भविष्य को लेकर इतना सहज और आश्वस्त महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत ने उसे किसी परी कथा की राजकुमारी बना दिया हो। धीरे धीरे वे दोनों अंदर आए, और सिया ने अपनी मां की आंखों में देखकर सिर हिलाया। धनवंती जी ने भगवान का धन्यवाद किया। सबके चेहरों मुस्कान थी। यह रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 संस्कारों, 2 परिवारों का मिलन था। शिया और विवेक की शादी की तैयारियां बड़ी ही तेजी से शुरू हो गई। सिर्फ 2-3 दिन में पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार और यहां तक कि शहर के कई बड़े चेहरे इस भव्य आयोजन की चर्चा करने लगे। शादी वाले दिन शिया किसी अप्सरा की तरह सजाई गई थी। लाल रंग का भारी जरीदार लहंगा, माथे पर टिकुली, गहनों से सजा हुआ चेहरा, लेकिन सबसे सुंदर था उसके चेहरे पर फैला हुआ भाव, सम्मान, अपनापन और थोड़ा सा संकोच। उसकी मां धनवंती जी की आंखों से बार बार आंसू छलक जाते, कभी खुशी के, कभी विदाई के एहसास से।
बारात जब आई तो ऐसा लगा जैसे कोई राजघराना चला आ रहा हो। बैंड बाजे, घोड़ी, शाही सजावट और दूल्हे विवेक की रॉयल एंट्री ने सबका दिल जीत लिया। विवेक सुनहरे कढ़ाईदार शेरवानी में किसी राजा की तरह दिख रहा था। लोगों की निगाहें बार बार उस जोड़े पर जाकर ठहर रही थीं। कितनी प्यारी जोड़ी है, जैसे खुद भगवान ने मिलाई हो। देखो तो जरा, दूल्हा दुल्हन नहीं, जैसे परी और राजकुमार हो। जब शिया स्टेज पर आई तो उसकी खूबसूरती पर सबकी निगाहें थम गई। उसके सहेलियां फुसफुसाकर कह रही थीं, तू तो वाकई लकी है शिया, इतनी बड़ी शादी, ऐसा दूल्हा, तेरी तो किस्मत खुल गई। शिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन दिल से शुक्रिया कह रही थी अपने माँ पिता को, जिन्होंने इतने प्यार और विश्वास से उसका जीवन संवारा। शादी की रस्में पूरे रीति रिवाजों से हुई। फेरे, 7 वचन, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म, हर एक क्षण मानो किसी सुंदर स्वप्न की तरह बीत रहा था। विदाई का समय आया तो शिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मां धनवंती जी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अब तेरा घर वो है, लेकिन ये दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। शिया ने मां की गोद से निकलते हुए एक आखिरी बार अपने घर को देखा और फिर विवेक का हाथ थाम ससुराल की ओर चल पड़ी। सेठ रघुकांत जी और शारदा देवी ने जब शिया को ससुराल के द्वार पर देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर आरती उतारी। शारदा देवी की आंखें भर आई, आज मेरी घर की लक्ष्मी आ गई। शिया ने घर की दहलीज पर पहला कदम रखा और सबकी दुआओं के साथ अंदर आई। ससुराल का घर पहले से ही फूलों, रोशनी और खुशबू से भरा हुआ था। नौकर नौकरानियां, रिश्तेदार सभी उसका खुले दिल से स्वागत कर रहे थे। शिया को ऐसा लगा जैसे वह किसी परी महल में आ गई हो, पर इससे भी ज्यादा उसे वो अपनापन और स्नेह मिला जो हर लड़की को नए घर में चाहिए होता है। विवेक भी हर पल उसका ध्यान रखता, उसकी हर बात में उसका साथ देता। सबसे ज्यादा खुशी शिया को तब मिली जब विवेक ने सबके सामने कहा, आज मैं अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज अपने घर लाया हूं। शिया की आंखों से चुपचाप एक आंसू लुढ़क गया, खुशी का, संतोष का और उस भरोसे का जिसे उसका जीवन साथी हर पल निभा रहा था। शादी के पहले जब शिया विवेक के परिवार में आई थी तो उसने ये सोचा था कि उसे एक आदर्श ससुराल मिलेगा, जहां हर चीज व्यवस्थित होगी और वह खुशहाल जीवन जी सकेगी। शादी के पहले दिन से ही उसे खूब प्यार और सम्मान मिला था। सबने उसकी तारीफ की। ससुराल में सभी उसकी सुंदरता, शिक्षा और संस्कारों की सराहना कर रहे थे। सास शारदा देवी उसकी खातिर बड़े प्यार से भोजन तैयार करती, घर की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप देती और परिवार का माहौल बहुत सुलझा हुआ प्रतीत होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शिया को महसूस हुआ कि ससुराल में उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे विवेक का व्यवहार औपचारिक होने लगा। वह अब शिया को अपनी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक परछाई की तरह देखने लगा था। विवेक खुद से कोई फैसला नहीं ले पाता था। हर बात में अपनी मां की राय लेना उसे जरूरी लगता था। शिया को यह सब बहुत कष्टप्रद लगता था, क्योंकि वह खुद को एक आत्मनिर्भर और समझदार महिला मानती थी। परंतु ससुराल में उसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। विवेक के साथ के दिन अब उबाऊ और निष्क्रिय हो गए थे। उसे कभी भी अपनी राय रखने का अवसर नहीं मिलता था। घर में चाहे वह मायके जाने की बात हो या किसी पार्टी में जाने की, हर कदम पर उसे अपनी सास या ससुर से अनुमति लेनी पड़ती थी। घर का माहौल ऐसा था कि एक तरफ शारदा देवी उसे घर के सारे कामों में व्यस्त करती और दूसरी तरफ ससुर रघुकांत जी उसे हर समय ये याद दिलाते रहते कि उसे जल्दी से पोता देना है। ये सब बातें शिया को बहुत परेशान करने लगी। ससुराल में शिया की स्थिति अब एक पिंजरे में बंद उस चिड़िया जैसी हो गई थी, जिसे सांस लेने के लिए भी अपनी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। घर के हर कोने में शारदा देवी और रघुकांत जी का दबाव महसूस होता था। हर वक्त वही एक सवाल, कब पोता आएगा। उसे ये सवाल सुनकर गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसे ये समझ में आता था कि उसके अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं थी। शिया के मन में अब यह सवाल उठने लगा था कि वह ससुराल में क्यों आई थी। उसे पहले के जीवन में कितनी स्वतंत्रता थी, कितनी खुशी थी, वह सब उसे अब याद आने लगा। मायके में वह एक खुशहाल और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन अब यहाँ वह एक घर की नौकरानी बन गई थी, जिसे दिन रात अपनी सास की साजिशों और बेमतलब के सवालों का सामना करना पड़ता था। क्यों न पोता दे दिया, यही वह सवाल था जो उसे हर दिन सुनने को मिलता था। क्या उसकी कोई पहचान नहीं है? क्या वह केवल बच्चों की मां बनने के लिए शादी करके यहां आई थी? शारदा देवी की बार बार की ये बातें शिया को और भी ज्यादा उकसाती,
उसे यह महसूस होने लगता कि घर में किसी भी महिला का अपना अस्तित्व नहीं है। अब शिया को समझ में आने लगा कि सेठानी के बारे में जो बातें मीडिया में फैली होती थी वह केवल दिखावा थी। शारदा देवी और रघुकांत जी की बातें केवल कागजों तक ही सीमित थीं, क्योंकि घर में, समाज में महिलाओं का दर्जा सिर्फ बच्चों के जन्म से तय किया जाता था। इस मानसिकता से वह बहुत तंग आ गई थी। वह अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देने के लिए क्या संघर्ष करती, जबकि खुद उसे अपने ही घर में सम्मान की कमी महसूस हो रही थी। शिया के मन में कई सवाल उठने लगे थे। एक ओर जहां वह खुद को एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला मानती थी, वहीं दूसरी ओर उसे घर में बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जा रहा था। यह सब शिया के लिए बहुत ही निराशाजनक और अवसादजनक था। वह यह समझने लगी थी कि रिश्ते केवल दिखावा नहीं होते, बल्कि उनका सम्मान और समझ होना चाहिए। एक दिन जब शिया को अपनी सास से पोते को लेकर ताना सुनने को मिला, तो वह बहुत गुस्से में आ गई। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी आवाज उठाएगी और इस मानसिकता को चुनौती देगी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान केवल एक बहू या एक मां तक सीमित रहे, बल्कि वह अपने अस्तित्व को खुद ही आकार देना चाहती थी। अब शिया के भीतर एक नया साहस जाग चुका था। उसने अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके मन में यह भी था कि इस लड़ाई में वह अकेली नहीं होगी। वह ये जानती थी कि उसे अपने अधिकार के लिए खड़ा होना होगा, चाहे उसका परिवार कुछ भी कहे। शिया को जब डॉक्टर से पता चला कि उसकी शारीरिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है और वह जल्दी ही गर्भवती हो सकती है, तो उसकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई। उसने सोचा था कि शायद अब उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीवन के रास्ते में कई और मोड़ बाकी हैं। कुछ महीनों बाद शिया के घर एक खुशखबरी आई, लेकिन वह खुशखबरी वह नहीं थी जिसकी परिवार को उम्मीद थी। शिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही घर में सबकी उम्मीदें टूट गई। सभी को यह लगा कि उनका सपना अधूरा रह गया। शिया के पति विवेक और ससुराल वाले सब निराश हो गए, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था ताकि परिवार का वंश आगे बढ़ सके। शिया के ससुर रघुकांत जी और उसकी सास शारदा देवी, जिनका ध्यान सिर्फ पोते पर था, अब उस छोटी सी बच्ची को देखकर अपने आप में हताश हो गए थे। शारदा देवी को तो इस बात का गहरा दुख हुआ था कि उनका सपना अधूरा रह गया था। उन्होंने बेटी को गहरे अवहेलना से देखा, जैसे वह परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखती। विवेक, जो पहले बहुत ही औपचारिक रूप से शिया से पेश आता था, अब और भी ज्यादा दूर और भावनात्मक रूप से कठोर हो गया था। वह अक्सर अपनी मां से कहता, कभी तो हमें बेटा चाहिए था, ये क्या हुआ? उसकी बातों से शिया को यह समझ में आ गया कि परिवार में सिर्फ बेटा होने की अहमियत है। उसकी बेटी के जन्म के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। शिया के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। जिस खुशखबरी को उसने और उसके माता पिता ने एक आशीर्वाद माना था, वही खुशखबरी अब परिवार में एक बोझ बन चुकी थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी को भी उसी प्यार और सम्मान का हक मिले जो किसी बेटे को मिलता है, लेकिन यह सब उसे तभी हासिल हो सकता था जब परिवार की सोच बदले। शिया के दिल में अब एक गहरी पीड़ा थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ेगी, ताकि उसे कभी भी यह एहसास न हो कि वह किसी से कम है। लेकिन इस बीच वह खुद को इस परिवार की कठोर मानसिकता से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगी थी। वह जानती थी कि उसे एक नए रास्ते की तलाश करनी होगी, जिसमें उसे अपनी बेटी और अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होना होगा। शिया ने अपने भीतर एक नया साहस महसूस किया, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। परिवार के सामने एक बेटी की अहमियत साबित करना, समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देना और अपनी पहचान बनाना एक लंबा और कठिन रास्ता था। फिर भी उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी के लिए यह संघर्ष करेगी, ताकि उसका जीवन बेहतर और स्वतंत्र हो। इसने शिया को एक नई दिशा दी थी। शिया के जीवन में रोज रोज के झगड़े और तनाव अब बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति विवेक, जो पहले कुछ वक्त तक ठीक था, अब इतना बदलाव क्यों आ गया था। वह दिन प्रतिदिन की लड़ाई और अवहेलना से परेशान हो चुकी थी। शिया के लिए यह सब इतना मानसिक दबाव बन चुका था कि उसने अपने भीतर एक बड़ा निर्णय लिया। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है और मुझे इस रिश्ते को खत्म करना होगा। एक दिन उसने अपने पति से सख्ती से बात की और कहा, मैं अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। विवेक ने शुरुआत में विरोध किया,
लेकिन सिया की आंखों में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास देखकर वह चुप हो गया। सिया का मन पहले से ही दुखी था, लेकिन उसने खुद को उस रिश्ते से मुक्त करने का निर्णय लिया जिसमें वह कभी खुश नहीं रही थी। डिवोर्स के बाद सिया ने अपने परिवार का साथ लिया। उसकी मां धनवंती देवी और बाकी परिवार के सदस्य उसकी हर स्थिति में साथ खड़े थे। सिया ने फिर से अपने जीवन की शुरुआत की और अपनी बेटी परी के साथ एक नई जिंदगी जीने लगी। उसने अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश की, जहां वह अब किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रही थी। वह अपनी बेटी के साथ खुश रहने लगी और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। अब सिया को कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वह खुद से प्यार करने लगी थी और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कुछ महीनों बाद सिया को खबर मिली कि विवेक ने दूसरी शादी कर ली है। उसे यह सुनकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सिया ने पहले ही अपने मन में यह तय कर लिया था कि वह अब अपने पति के बारे में नहीं सोचेगी। विवेक के पास अब एक बेटा भी था जिसे उसने गोद लिया था। हालांकि सिया को इस बात का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि उसने इस रिश्ते को खत्म कर दिया था और अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। सिया को इस स्थिति से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह अपनी बेटी के साथ खुश थी। विवेक की नई शादी और उसका गोद लिया बेटा अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। सिया ने अपने जीवन को खुद संजोया और वह जानती थी कि अब वह किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रही है। इस नए जीवन में सिया को एक ताजगी और शांति मिली थी जो पहले कभी नहीं थी। अब वह हर दिन को अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ बिता रही थी और उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने रास्ते पर चलने का साहस दिखाना पड़ता है। धनवंती जी के मन में एक अजीब सा उलझन आ गई थी। जैसे ही उसने यह सुना कि सेठ जी का गोद लिया हुआ पोता बहुत ही विकराल है और उसने अपने मां बाप को एक्सीडेंट में मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, उसकी अंतरात्मा चौंक उठी। ये सब सुनकर धनवंती जी का दिल दहल गया था, क्योंकि यह सब उसके सामने एक कड़वा सच था। वह सोचने लगी, क्या यही होता है जब किसी ने अपने खून और रिश्ते की इज्जत नहीं की? धनवंती जी को याद आया कि सेठ जी और उनकी पत्नी शारदा देवी ने कभी गरीबों के लिए एक अनाथ आश्रम बनवाया था, जिससे बहुत से बेसहारा लोग यहाँ शरण ले पाते थे। लेकिन आज वही सेठ जी और उनकी पत्नी खुद इस आश्रम में शरण लेने को मजबूर हो गए थे। उनके लिए यह न केवल एक भौतिक संकट था, बल्कि एक मानसिक आघात भी था। एक समय में जो लोग दूसरों की मदद करने का दावा करते थे, आज वही अपने कर्मों के फल भुगत रहे थे। धनवंती जी के दिल में यह ख्याल आया कि यह सब शायद उनके पिछले कर्मों का परिणाम था। जब किसी ने अपनी बहू का आदर नहीं किया, अपने खून की कदर नहीं की, तो ऐसा ही होता है। घर का माहौल, संस्कार और रिश्तों की अहमियत ही सब कुछ होती है, वह सोचने लगी। धनवंती जी को यह समझने में देर नहीं लगी कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। घर में जो माहौल रहता है, चाहे वह अपना बच्चा हो या गोद लिया हुआ, वही माहौल वे सीखते हैं। अगर प्यार, सम्मान और समझदारी का माहौल नहीं होता तो रिश्तों में दरारें आना स्वाभाविक है। यही सच था और यही धनवंती जी के दिल में गहरे तक समा गया। वह समझ गई कि जीवन में हमें अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह वही कर्म होते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। धनवंती देवी अपनी बेटी सिया को सारा सच बताने के बाद सिया ने एक बड़ा फैसला लिया। वह दिन आ गया जब सिया ने निर्णय लिया कि अब उसे अपने दादा दादी से मिलना चाहिए, जिन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं था और जिनसे वह बहुत कुछ सीख सकती थी। उसने अपनी मां के साथ वृद्धाश्रम जाने का निश्चय किया। वृद्धाश्रम पहुंचते ही सिया की नजर सेठ जी और उनकी पत्नी पर पड़ी, लेकिन सेठ जी उन्हें पहचान नहीं पाए। इस पर सिया ने खुद को परिचित करते हुए कहा, पापा जी, यह आपकी पोती है जिसे आपने कभी अपनाया नहीं। उसने आगे कहा, आपको याद होगा जब आप मुझे ताने देते थे, आज वही पोती आपके सामने खड़ी है और ये मेरा दामाद है जो एक डॉक्टर है और अपने समय का कुछ हिस्सा यहाँ बुजुर्गों की सेवा में देता है। सिया के शब्द सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी शारदा देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी आंखों में खलबली मच गई, लेकिन कुछ पल के लिए वह खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने गहरी नजरों से अपनी पोती को देखा, जिनकी एक पहचान उन्होंने कभी नहीं पहचानी थी और जिनके बारे में उन्हें बहुत कुछ गलतफहमियां थीं। सेठ जी और शारदा देवी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उनकी आंखों में पश्चाताप की झलक दिखाई दी।
वह चुपचाप हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, हमने जो किया वह गलत था, हमें खेद है। हमें अपनी पोती के बारे में जानने का कभी अवसर नहीं मिला। लेकिन सिया की बेटी, जो अब एक डॉक्टर थी, अपने दादा दादी से बहुत प्यार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में नफरत का कोई स्थान नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर अपने दादा दादी को गले लगा लिया और उनके साथ रिश्ते की नई शुरुआत का एहसास कराया। ये एक बहुत ही भावुक पल था। कहानी यहीं पर खत्म होती है, जहां सिया की बेटी ने अपने दादा दादी को गले लगाकर एक नया अध्याय शुरू किया और ये साबित कर दिया कि रिश्तों में प्यार और माफी से बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। अगर आपको कहानी आई हो तो आप अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसे पढ़ सकें। धन्यवाद।